हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन मुश्किल में है। उनकी पार्टी फिदेस की जीत की संभावना ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है। इस रविवार 12 अप्रैल को हंगरी में संसदीय चुनाव होंगे जिनमें विक्टर ऑर्बन सत्ता खो सकते हैं। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि विपक्ष के क्या मौके हैं, मौजूदा सरकार इसका क्या जवाब दे रही है और चुनाव के बाद घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में हम पीटर माडयार की टिसा पार्टी के नेतृत्व विक्टर ऑर्बन द्वारा बनाई गई चुनावी चालों, चुनावों पर बाहरी समर्थन के प्रभाव और क्या तथाकथित यूक्रेनी मुद्दा ऑर्बन की मदद करेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन दें। आप दान, प्रायोजन या भुगतान से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। वीडियो विवरण में दिए लिंक से पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो विवरण में है। तो कई सालों में पहली बार विपक्ष के पास हंगरी में असली मौका है जीतने का और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान और उनकी पार्टी फिदेस को सत्ता से हटाने का। विपक्षी पार्टी टीआईएसए की रेटिंग्स, जिसका नेतृत्व पेटर माद्यार कर रहे हैं, पेटर की अगुवाई में पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से सत्तारूढ़ राजनीतिक ताकत से ऊपर हैं। साथ ही दक्षिणपंथी कट्टरपंथी पार्टी हमारी मातृभूमि संसद में जा सकती है। पेटर माद्यार यूरोपीय संघ और यूक्रेन के प्रति अधिक रचनात्मक नीति के समर्थक हैं। सलाहकारों का कहना है कि जीतने पर वे यूरोपीय संघ के फैसलों पर वीटो का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो कीव के लिए अहम है। फिर भी टीआईएस के फैसलों में वे हंगरी के हितों की पूरी तरह रक्षा करने का इरादा रखते हैं। व्यवहार में इसका मतलब यूक्रेन के साथ जटिल लेकिन कम से कम उचित संवाद हो सकता है। वही रेटिंग में बढ़त विपक्ष को चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं देती, क्योंकि हंगरी में मिश्रित चुनाव प्रणाली है जिसमें सांसदों का एक छोटा हिस्सा ही पार्टी सूची के आधार पर चुना जाता है। ये संसद में 93 सीटें हैं, बाकी 106 सीटें बहुमत वाले क्षेत्रों में बांटी जाती हैं। कुल मिलाकर बड़े शहरों में विपक्ष मजबूत है, जबकि छोटे शहरों और गांवों में सत्ता पक्ष आगे है। इसके अलावा हाल में ओरबान ने क्षेत्रों को ऐसा बदला कि ग्रामीण क्षेत्र बढ़ गए। ये दिलचस्प चाल है। वे जानते हैं कि बड़े शहर उनके पक्ष में वोट नहीं देते, इसलिए उन्होंने क्षेत्रों में ऐसे बदलाव किए कि गांवों से ज्यादा सांसद चुने जाएं। इस तरह कम वोट मिलने पर भी वे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। कुल मिलाकर वहां बहुमत प्रणाली के साथ एक चालाक योजना है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि बहुमत प्रणाली वाकई बुरी चीज है। इसके अलावा हंगरी में तथाकथित विजेता को मुआवजा देने की एक व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था का मतलब है कि जो पार्टी जीतती है उसे अतिरिक्त सांसदों के रूप में बोनस मिलता है। इन हालातों में दोनों पार्टियां अपने मतदाताओं को जुटाने पर जोर देती हैं। ओरबान पारंपरिक रूप से डर की भावना के जरिए ऐसा करते हैं। यही उनकी टीम का मुख्य तरीका है। ये टीआईएसए पार्टी को दानव की तरह पेश करना है। सरकारी समर्थक वक्ता पेटर माद्यार को ब्रुसेल्स का एजेंट बताते हैं। विक्टर ऑर्बान मतदाताओं को बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना चाहते हैं और अब इन चुनावों में ऐसा मुख्य दुश्मन यूक्रेन है। सिर्फ आक्रामक बयानबाजी तक ही बात सीमित नहीं है। मैं बताऊंगा कि ऑर्बन के लिए मतदाताओं को एकजुट करने का तरीका हमेशा बाहरी खतरा क्यों रहा है। मैं याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में उन्होंने वर्षों तक प्रवास का मुद्दा उठाया था। देखिए, प्रवासी है, वे कहते थे ये बहुत बुरा है, ये बाहरी खतरा है, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम प्रवासियों को स्वीकार करें और इसी तरह की बातें। अब प्रवासियों का मुद्दा उतना प्रासंगिक नहीं है, तो अब वे यूक्रेन की बात कर रहे हैं। मतलब अब सबको यूक्रेन से डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। मार्च की शुरुआत में हंगरी की विशेष सेवाओं ने कीव पैसा ले जा रहे यूक्रेनी नकदी कुरियरों को पकड़ा। ऑर्बान यूरोपीय संघ से यूक्रेन को 90 अरब यूरो कर्ज देने को रोक रहे हैं, क्योंकि वे द्रुज़बा तेल पाइपलाइन की मरम्मत नहीं चाहते, जिसे रूसियों ने बमबारी से नष्ट किया था। और हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्बिया और हंगरी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसके लिए उनके अनुसार यूक्रेन जिम्मेदार हो सकता है। सर्बिया ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन का इससे संबंध नहीं है, लेकिन ओरबान का मानना है कि संभव है।
सैद्धांतिक रूप से संभव है और वही वे इस्तेमाल कर रहे हैं। विक्टर ओरबान विदेश से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूसी राजनीतिक रणनीतिकारों की टीम उनकी मदद कर रही है। ये अब राज नहीं है। अमेरिका नेतृत्व ने भी ओरबान के लिए प्रचार किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसी उद्देश्य से बुडापेस्ट आए थे। ओरबान चुनावों को सिर्फ हंगरी का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र या उससे भी व्यापक मुद्दा बना रहे हैं। खुद पीटर माडयार अक्सर आगे बढ़कर कदम उठाते हैं। इस मामले में सबसे दिलचस्प घटना फरवरी में हुई थी। तब हंगरी के पत्रकारों को बड़ी संख्या में एक बेडरूम की फोटो के साथ जल्द ही लिखा हुआ संदेश मिलने लगा। जल्द ही पीटर माडयार ने एक बयान जारी किया और कहा कि ओरबान सरकार उनके खिलाफ एक अभियान तैयार कर रही है, जिसमें अंतरंग वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा जो कथित तौर पर छुपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किए गए थे। आखिरकार वीडियो को प्रकाशित नहीं किया गया। खैर, चूंकि ये तो साफ था, अब और क्या प्रकाशित करना। सब कुछ साफ है, इससे मतदाताओं पर असर नहीं होगा। ओरबान की कोशिशों के बावजूद तीसा पार्टी और पीटर माडयार के जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जीत कैसी होगी ये अहम है। ओरबान लगातार 16 सालों से सत्ता में है, इसलिए उन्होंने हंगरी के जीवन के हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव फैला लिया है, सरकारी और तथाकथित स्वतंत्र कंपनियों तक। और इस प्रभाव को जल्दी से खत्म करने के लिए पीसा पार्टी को संसद में तथाकथित 2/3 सुपर बहुमत हासिल करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुनिए, ओरबान नई सरकार की कार्रवाइयों में कई तरह से बाधा डाल सकता है। तब लगेगा कि नए लोग आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सुधारों का वादा था तो सुधार कहाँ है? ये तो क्लासिक है। यानी ओरबान बस फैसलों को ब्लॉक करेंगे और फिर आकर कहेंगे, देखिए लो, यही है तुम्हारी नई सरकार। और क्या, कुछ भी नहीं बदलता। यूक्रेन के लिए कम सुखद स्थिति तब होगी जब ओरबान बहुमत बनाए रखेंगे और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यूक्रेन की यूरोपीय एकीकरण और यूरोप की राजनीतिक प्रक्रियाओं को आगे भी ब्लॉक और बाधित कर सकेंगे। यूक्रेन के लिए सबसे बुरा होगा अगर फिदेस या तीसा में से किसी को भी बहुमत न मिले। इसी दौरान संसद ने अतिदक्षिणपंथी पार्टी नाशा रोडिना भी पहुंचेगी। इसका मतलब होगा कि विक्टर ओरबान को इन कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन बनाना पड़ेगा और बदले में उन्हें यूक्रेन और यूरोपीय संघ के प्रति और भी कठोर नीति लागू करने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर आप हैरान हैं तो विक्टर ओरबान हंगरी में सबसे बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा सत्ता हार भी जाती है तो प्रधानमंत्री शायद इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ओरबान समाज के ध्रुवीकरण पर दांव लगा रहे हैं और अगर माडयार जीत भी जाएं तो विक्टर ओरबान इस मुद्दे और समय से पहले चुनावों पर फिर लौट सकते हैं, 1 साल बाद भी। जैसे ही माडयार सुधार जल्दी लागू नहीं कर पाते, वो तुरंत कहेंगे, देखिए यही तो है जो मैंने पहले कहा था। यानी ओरबान के पास हमेशा एक तरीका है। अगर माडयार की पार्टी को 2/3 का सुपर बहुमत नहीं मिलता तो ओरबान की पार्टी हमेशा संसद में बैठी रहेगी और नई सरकार के किसी भी सुधार को रोकती रहेगी। 1 साल बीत जाएगा और विक्टर ओरबान मतदाताओं के सामने आएंगे और कहेंगे, देखिए आपको सुधारों का वादा किया गया था, वो कहाँ है? आपको बदलाव का वादा किया गया था, वो कहाँ है? देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? समय से पहले चुनाव घोषित करेंगे। इसका मतलब है कि यूक्रेन के लिए इस स्थिति में हमेशा बहुत सोच समझकर हंगरी के साथ संवाद बनाना जरूरी है, ताकि चुनावों के बाद भी वह आंतरिक राजनीतिक टकराव की बंधक ना बन जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि ओरबान के सीमा पार करते ही बुडापेस्ट से संवाद फिर शुरू करना चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ ब्रुसेल्स के जरिए, सिर्फ मध्यस्थों के जरिए होना चाहिए। किसी भी हालत में कोई सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। उनके साथ कोई भी सीधा संवाद नहीं किया जा सकता। देखिए, ओरबान ने दिखा दिया है कि वो हर चीज के साथ पूरी तरह से हेर फेर करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं रविवार को क्या होता है और मैं इस YouTube चैनल पर इन घटनाओं को कवर करता रहूंगा। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन, पेड सब्सक्रिप्शन या YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। सभी लिंक और जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां लिखा है एलेक्सेई पेची के चैनल का समर्थन करें। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। यही सब कुछ था। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।